जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है वह जनसंख्या के अनुपात में घटती बढ़ती रहेगी, यानी जनसंख्या के अनुसार ही उस संख्या का निर्धारण किया हुआ है। तो आपको मालूम है आजादी से लेकर आज तक हर 10 साल में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती जा रही है तो इसकी सदस्य संख्या को बढ़ाया गया। 1951 में 500 थी, जैसे मूल संविधान में 500 थी, उसके बाद 552 हो गई 1973 में 1971 की जनसंख्या के अनुसार। तो बदलते गए ना इसको, तो बदलते गए संख्या, यानी जनसंख्या बढ़ रही तो हमने सीटों की संख्या भी बढ़ा दी, लोकसभा की सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी। उसके बाद यानी 1973 के बाद या यूं कहें कि 1971 की जनगणना के बाद अभी तक ये संख्या यथावती चल रही है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जबकि जनसंख्या तो बहुत बढ़ चुकी है वहां से लेकर आज तक। ऐसा क्यों नहीं किया गया और अब कब तक नहीं किया जाएगा? तो आपको ये जानना है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। पहला कि क्या हुआ भारत में, जैसा आप जानते हैं जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है। अब उत्तर भारत के राज्यों ने क्या किया, जनसंख्या में वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के मामले में ज्यादा काम नहीं किया, उनकी उपलब्धि नगण्य रही। लेकिन जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण का अच्छा काम किया। वहां जनसंख्या, इसका मतलब क्या हुआ, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये जो राज्य यहाँ जनसंख्या कम बढ़ी, जबकि उत्तर भारत के राज्य बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, इनमें जनसंख्या ज्यादा बढ़ी। तो ज्यादा बढ़ी तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो 50 में के बाद जब 71 तक जनसंख्या ये बढ़ी ना सदस्य संख्या, तो इसमें फायदा उत्तर भारत के राज्यों को मिल गया ज्यादा। क्यों मिल गया कि वहां जनसंख्या ज्यादा बढ़ी तो वहां सीटें उनको ज्यादा आवंटित हुई, लोकसभा के सदस्यों की संख्या उत्तर भारत के राज्यों से ज्यादा बढ़ गई और दक्षिण भारत के राज्यों से संख्या नहीं बढ़ी, क्योंकि वहां जनसंख्या नहीं बढ़ी। तो दक्षिण के राज्यों ने यह कहा कि एक तो हमने राष्ट्र हित का काम किया, देश की भलाई का काम किया कि जनसंख्या पर कंट्रोल किया, जनसंख्या नहीं बढ़ने दी है। तो आप दूसरी ओर उत्तर भारत के जो राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, इन्होंने जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि होने दी, कोई विशेष कार्य नहीं किया जनसंख्या को रोकने, वृद्धि को रोकने के लिए। तो इसका मतलब यानी गिफ्ट तो हमारे को मिलना चाहिए था, तो गिफ्ट तो मिला बढ़ाने वाले को, उत्तर प्रदेश बिहार ले गए गिफ्ट, कौन सा, सदस्य संख्या ज्यादा इनकी बढ़ाई गई, और हमने जो अच्छा काम किया उसका पुरस्कार देना तो दूर की बात, आपने क्या किया, उल्टे हमारे लोकसभा में सदस्य कम कर दिए कि तुम्हारी जनसंख्या का अनुपात कम हो गया है, उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या का अनुपात अधिक हो गया है देश की टोटल जनसंख्या में, इसलिए लोकसभा के सदस्य भी वहां से ज्यादा होंगे अब। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देश में यह संदेश गया कि भाई जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, जो राज्य ज्यादा जनसंख्या बढ़ाएगा उसका लोकसभा में प्रतिनिधित्व उतना ही अधिक होगा, उसकी आवाज उतनी ही बुलंद होगी, वहां पे ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा बोलेंगे वो, उसकी उनकी उस राज्य की वैल्यू अधिक रहेगी वहां नीति निर्माण में। कोई फायदे का मामला भी है, बजट में कोई योजनाएं देनी है तो, या कोई सहायता देनी है, पैकेज देना है, तो जिसके सांसद ज्यादा होते हैं वो ज्यादा हल्ला मचाते हैं वहां। तो उनका क्या हुआ, दक्षिण भारत के राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो प्रोत्साहन मिला हुआ था वो क्या हुआ, प्रोत्साहन खत्म हो गया, उल्टे वो इस बात के लिए प्रोत्साहित होने लगे कि चलो अपन भी जनसंख्या बढ़ाते हैं। इससे रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि चलो ऐसा करते हैं, इसमें एक चेंज कर देते हैं कि अब ये जो कुल सदस्य संख्या है प्लस राज्यों को जो आवंटित सदस्य संख्या है वह बढ़ाएंगे नहीं। 1971 की जनगणना के अनुसार जो चली आ रही है वो की वही रहेगी। आप तो क्या कहा उन राज्यों को, दक्षिण भारत के राज्यों को, आप तो आराम से जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में खूब काम करो, अब आपको जो पहले नुकसान हुआ वो नुकसान नहीं होने देंगे, यानी हम इसको सदस्य संख्या को बढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, जैसे वैसे ही रहेगी। तो इसलिए क्या किया कि 1971 के बाद, 71 की जनगणना के बाद जनसंख्या में तो बेतहाशा वृद्धि हो गई, लेकिन हमने इनकी ये जो सदस्य संख्या है लोकसभा की उससे नहीं बढ़ाया, और उसके पीछे रीजन ये था। तो अब ये कब तक चलता रहेगा, अभी जो संविधान में लिखा है एग्जैक्ट आपको क्या याद रखना कि 2026 तक ये जो सदस्य संख्या लोकसभा की ये अपरिवर्तित रहेगी। यानी अपरिवर्तित रहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम बढ़ाएंगे नहीं,
नहीं, क्योंकि जबकि जनसंख्या तो ये मान लो चाहे वो तो डबल हो जाए, अभी 121 करोड़ जनसंख्या है, बढ़कर 200 करोड़ हो जाए, लेकिन सदस्य संख्या इतनी रहेगी। समझे? कब तक? 2026 तक। इस सन को याद रखना है। और क्या लिखा आगे कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी, उस जनगणना के आधार पर हम ये जो लोकसभा की सदस्य संख्या है 543 अभी, इसमें परिवर्तन करेंगे। अब वो पहली जनसंख्या कब, जनगणना कब होगी 26 के बाद? 27 में, 28 में, 29 में, 30 में, 31 में, जनरली अपने यहाँ हर 10 साल में होती है। तो 2031 में जो जनगणना होगी उसके आधार पर ही फिर इस संख्या में परिवर्तन होगा, या ये माने की बढ़ोतरी होगी। वर्तमान व्यवस्था तो ये है संविधान में, समझे आप? तो यानी 2026 तक इस संख्या में कोई चेंज नहीं होना है, ये यो की यो ही रहेगी। ये आपको याद रखना है, 2026 भी रखना है और ये इधर 543 भी रखना है। अच्छा, अब एक आपको ये बता देते हैं कि जैसे ये जो निर्वाचन प्रणाली होती है लोकसभा के चुनाव में, वो किस प्रकार की होती है, उसको कहते क्या है राजनीति विज्ञान की भाषा में? उसको कहते हैं अग्रता ही विजेता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप इसको समझेंगे, एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। मान लो 1 2 3 4 चार व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मान लो अजमेर, वहां से 4 व्यक्ति उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, है ना? अब 4 खड़े हो रहे हैं, कुल वोट डाले गए, वैध वोट जो डाले गए 1 लाख, 1 लाख वोट डाले गए। अब क्या करते हैं यहां पे देखिएगा आप कि 1 लाख में से मान लो इस 3 नंबर को, 2 नंबर को मिले 30,000 और इस 1 नंबर को मिले 25,000 और इससे मान लीजिए मिले 20,000। ये कितना होगा? 55 और 20 75, और इसको मान लो इसको मिला, ये मान लो आप इसको यहां कर देते हैं कि इसको तो मिला 26,000 और इसको मिला 24,000, हो गए ना? 25 50 और अब ये ऐसे वोट मिले। 4 उम्मीदवार खड़े हुए थे अजमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, तो 4 में से 1 उम्मीदवार को मिले, टोटल वोट कितने डाले गए? 1 लाख वोट, वेद मत जो 1 लाख, यानी खारिज वारिज वगैरह जो भी है उनको माइनस करके 1 लाख वेद वोट डाले गए। तो वोट डाले गए, उसमें से एक व्यक्ति को मिला 24,000, एक को 30,000 मिले, एक को 20,000 मिले, एक को 26,000 मिले। अब इसमें विजेता कौन होगा? विजेता होगा ये नंबर 2 वाला, 30,000 वोट वाला। अब यहां अग्रता, अग्रता कौन है? ये अग्रता, सबसे आगे रहने वाले को कहते हैं अग्रता। ये अग्रता ही विजेता घोषित होगा। जबकि आप देख रहे हो 1 लाख में से 30% वोट ही मिले इसको, भाई 70% आदमी तो इसके खिलाफ है, उस अजमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 70% मतदाताओं ने तो इसको चाहा ही नहीं है, फिर भी ये सांसद बन के जाएगा। 30% लोगों ने ही चाहा है, 30% वाला ही सांसद बन जाएगा, लोकसभा का मेंबर बन जाएगा, चुनाव जीत जाएगा। इसे कहते हैं अग्रता ही विजेता। इन 4 में विजेता कौन हुआ? जो सबसे आगे रह रहा है। अब इसमें एक प्रणाली तो ये प्रणाली होती है अग्रता ही विजेता वाली, जो इस चुनाव में लागू होती है। इसमें निर्वाचन प्रणाली में जब काउंटिंग की जाती है तो इस प्रणाली को अपनाया जाता है। अब तो फिर दूसरी प्रणाली कौन सी होती है? जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहां सिस्टम अलग है। वहां क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि जिसको सबसे ज्यादा मिले वोट वो विजेता घोषित हो जाएगा। वहां न्यूनतम कोटा निर्धारित होता है कि जैसे 1 लाख वोट पड़े तो जिसको 50,000 एक वोट मिला, 50% + 1, वही विजेता घोषित होगा। ऐसा नहीं 30% वोट वाले को विजेता घोषित कर देंगे। तो अभी आपको राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें डिटेल से एकदम प्रैक्टिकल में यहाँ एक एग्जांपल समझाया जाएगा, तो फिर आप उसको समझ जाओगे। वैसे उसका शॉर्ट में अर्थ ये है। और यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ? अभी जैसे सरपंच का चुनाव भी ऐसे ही होता है, चेयरमैन का चुनाव भी ऐसे होता है। चेयरमैन को तो चलो अभी वापस पार्षद चुनने लग गए, बाकी सरपंच का चुनाव ऐसे ही होता है, एमएलए का चुनाव ऐसे ही होता है, देखते हैं ना हम। तो आप क्या समझे
कि अग्रताई विजेता प्रणाली का उपयोग किया जाता है काउंटिंग में या निर्वाचन में। समझ गए, ये अग्रताई विजेता प्रणाली कहलाती है। आगे चलेंगे, निर्वाचन हेतु योग्यताएं, है ना। अब यानी कोई व्यक्ति, मान लो निर्वाचन का मतलब इलेक्शन के लिए, यानी कोई व्यक्ति सांसद बनना चाहता है, लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है। सदस्य कैसे बनेंगे? चुनाव से बनेंगे, और तो कोई तरीका रहा ही नहीं। पहले तो चलो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, तो दो को वैसे ही बना देते थे लोकसभा का मेंबर, बिना चुनाव के मनोनीत कर देते थे राष्ट्रपति जी। अब तो वो तो प्रोविजन खत्म ही कर दिया। तो आपके पास अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है। किसके अलावा? निर्वाचन के अलावा। चुनाव आपको फाइट करना पड़ेगा, चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। अब ये जो चुनाव होता है, पहली बात तो आयोजन कौन करेगा चुनाव का? चुनाव का करता है आयोजन भारत निर्वाचन आयोग, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और सुनील अरोड़ा, जिसके वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जो राजस्थान के ही हैं। और आगे चलेंगे, इसमें निर्वाचन हेतु योग्यताएं। तो योग्यताएं क्या होनी चाहिए लड़ने के लिए, चुनाव में खड़े होने के लिए? पहली योग्यता, भारत का नागरिक हो। ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहां भारत का नागरिक हो, बहुत सीधी सी लग रही है आपको, एक नंबर वाली जो योग्यता, इसमें क्या ऐसा बड़ी बात? नहीं भी लिखते तो हम भी जानते भारत का नागरिक होता है, होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो लाइन है, इसमें कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि नागरिक तो होना चाहिए, लेकिन अगर वहां एग्जाम में आ गया कि क्या जन्म से होना चाहिए नागरिक, तो देखिए अब तुलना कराते हैं आपको अमेरिका की। अमेरिका में क्या प्रावधान है? वहां अगर चुनाव लड़ना होता है तो वो जन्म से वहां का नागरिक होना चाहिए, यानी उसका जन्म भी वहां होना जरूरी है। भारत में क्या स्थिति है? आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर भारत के नागरिक हो तो आप क्या कर सकते हो? चुनाव लड़ सकते हो, सांसद बन सकते हो, यानी जन्म कहीं हुआ हो। सोनिया गांधी जन्म कहां हुआ? इटली में 1946 में। उन्होंने राजीव गांधी से विवाह कर लिया, तो बाद में क्या किया? विवाह करने के बाद उन्होंने नागरिकता हासिल कर ली यहां इंडिया की, तो नागरिकता हासिल कर ली। अब देखो, अभी रायबरेली से, आज की तारीख में रायबरेली उत्तर प्रदेश से क्या है? वो लोकसभा की मेंबर है, सांसद है, 5 बार वहां से बन चुकी है। तो क्या समझे आप? यानी सोनिया गांधी नागरिक भारत की है, लेकिन उनका जन्म स्थान भारत नहीं है, उनका जन्म स्थान है इटली, फिर भी वो सांसद है। इसका मतलब हुआ कि आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ के नागरिक होने चाहिए। अब नागरिक किस आधार पर बने? कि जैसे आप और हम लोग, तो हम तो क्या जन्म से बने, यानी अपने पूर्वज यहीं के थे, हमारा जन्म भी यही हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे सिक्किम के लोग हैं, तो सिक्किम के लोग तो ऐसे हुआ कि सिक्किम का भारत में विलय हुआ 1975 में, तो वो सारे के सारे भारत के नागरिक बन गए। एक तो ये तरीका होता है विलयीकरण वाला, एक तरीका होता है सोनिया गांधी वाला बताया कि जैसे बाहर का कोई नागरिक यहाँ रहने लग जाए, वो फिर नागरिकता हासिल कर ले, जैसा सोनिया गांधी ने किया, तो वैसे वो भी नागरिक हो सकते हैं। लेकिन इस बात की कोई वैल्यू नहीं है चुनाव में कि आप नागरिक कैसे बने, बस आप नागरिक होने चाहिए। तो ये एकदम से याद रखना है कि जन्म से नागरिक होना अपने यहां अनिवार्य नहीं है, अमेरिका में ऐसा नियम, तो ध्यान रखेंगे। फिर चले 25 वर्ष से अधिक आयु का हो, 25 वर्ष से अधिक की आयु का हो, यानी उसकी उम्र कम से कम 25 साल तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 25 साल से अधिक होनी चाहिए, कम से कम 25 हो बस, और 25 साल होनी चाहिए। लेकिन यहां आगे ये नहीं लिखा है कि उसकी अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए है? अधिकतम आयु लिखा है क्या? आईएएस की परीक्षा का जब नोटिफिकेशन आता है तो क्या लिखा रहता है? ऊपरी आयु सीमा 32 वर्ष, यानी 32 साल से ज्यादा उसकी क्या नहीं होनी चाहिए? आयु नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां सांसद के चुनाव में, लोकसभा के निर्वाचन में ऊपरी आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है, यानी 100 साल का व्यक्ति भी है तो वो भी चुनाव लड़ सकता है। समझिए आप? जो निचली आयु सीमा है वो तो लिखी हुई है कि 25 साल तो होनी चाहिए कम से कम, लेकिन अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रोविजन नहीं है, ध्यान रखेंगे यहां। समझे आप? तभी तो आप देखेंगे अभी जैसे लोकसभा की बात करें, 17वीं लोकसभा है, तो 17वीं लोकसभा की बात करें अपन, यहां आपको 25 वर्ष के सांसद भी मिल जाएंगे। 25 जो सबसे कम उम्र की अभी 17वीं लोकसभा में सांसद है या सदस्य है, वो है चंद्राणी मुर्मू, ओडिशा से है, वो क्योंझर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से। सिर्फ 25 साल थी जिस दिन वो बनी,
सांसद 2019 में, तब उनकी उम्र कितनी थी? 25 साल केवल। और एक शफीकुर रहमान उत्तर प्रदेश से हैं वो उनकी उम्र कितनी है? 86 साल। अब देखो आप 25 साल का आदमी बैठा वहां, 86 साल का व्यक्ति बैठा है। अच्छा, अभी 17वीं लोकसभा की एक और बात बताते हैं आपको कि जितने मेंबर है, ये जो 543 मेंबर है ना, हालांकि वहां अभी इस वक्त एक सीट खाली है, एक बिहार से थे तो उनकी डेथ हो गई सांसद, तो उनकी जगह खाली है, चुनाव होगा। तो ये मानो आप 543 से, तो 543 में से 177 सांसद ऐसे हैं इस वक्त, यानी 1/3, लगभग 1/3 जिनकी आयु 60 साल से अधिक है। और भारत में 60 साल तो रिटायरमेंट की आयु होती है, यानी सरकारी कर्मचारी 60 साल के बाद तो एक्सपायरी डेट में आ जाता है, लेकिन यहाँ संसद में या लोकसभा चुनाव में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। समझ गया? 1/3 आदमी तो ऐसे हैं जो रिटायरमेंट वाले रेंज में आ रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की दृष्टि से देखें तो ये है, यानी ऊपरी आयु सीमा में कोई ऐसा कोई नियम नहीं बना हुआ है कि भाई इतनी उम्र का आदमी नहीं बन सकता, तो ये ध्यान रखेंगे इसको। अच्छा, लाभ के पद पर नहीं हो, यानी लाभ के पद कौन सा? सरकार के अधीन लाभ के पद, प्राइवेट कंपनी में हो सकता है, रिलायंस में अगर कोई मैनेजर है तो वो रह सकता है, लेकिन यहां सरकारी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर होने का आशय यह है कि उसको जैसे कोई वेतन मिल रहा हो, मान लीजिए कोई कलेक्टर है, अब कलेक्टर को क्या मिलता? वेतन मिलता है ना, तो जो लाभ के पद पर है वो सांसद नहीं बन पाएगा, ये लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो फिर आप कहोगे साहब इसका मतलब तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी खड़े नहीं हो सकते, उनको ये सुविधा ही नहीं है सांसद बनने की। है, कैसे है कि उसको ये लाभ का पद छोड़ना पड़ेगा इलेक्शन से पहले, जिस दिन वो फॉर्म भरने जाएगा जिला कलेक्टर के यहाँ, जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ, उसको वो जो मान लीजिए कलेक्टर है कोई या चपरासी है स्कूल में, तो उसको अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा पहले। इस्तीफा देने के बाद वो वहां फॉर्म भरेगा चुनाव का, कहां पर? जिला कलेक्टर के यहाँ। यानी बन तो सकता है वो, लेकिन पहले वो पद छोड़ना पड़ेगा। समझ गए? अच्छा, इसमें दिवालिया नहीं हो, है ना, दिवालिया डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो दिवालिया का मतलब क्या होता है? दिवालिया का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति से कि जिसने किसी संस्था से लोन लिया हो, है ना, लोन लिया हो बैंक से या फिर प्राइवेट आदमी से लोन लिया हो, और उसने क्या किया? लोन नहीं चुका नहीं पाया, घाटा लग गया बिजनेस में, ये तो कहते हैं, ये तो दिवालिया की घटना का अर्थ है, इसे दिवालियापन कहते हैं। लेकिन यहां क्या नियम है? दिवालिया कैसे माना जाएगा? ऐसे कहने से कोई नहीं मानता, जाके लोग कहते साहब मेरे 1 लाख रुपए खा गए, वो गए, मेरे 2 लाख खा गए, मेरे 50 लाख खा गए, तो दिवालिया आदमी किसी के वापस देता ही नहीं, ऐसे नहीं माना जाता। क्या चाहिए? जो न्यायालय का सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें कोर्ट का सर्टिफिकेट, ये याद रखेंगे कि कोर्ट द्वारा घोषित होना चाहिए। कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि हाँ ये अमुक आदमी दिवालिया है। अभी विजय माल्या है, जैसे अगर वो चुनाव लड़ना चाहे तो विजय माल्या छू के अब वो नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट से घोषित हो चुका कि यह आदमी दिवालिया है। तो दिवालिया व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन शर्त यह है कि वो कोर्ट से घोषित होना चाहिए, ऐसे कहने से नहीं माना जाता। एक है विकृत चित्त नहीं, विकृत चित्त का मतलब पागल, वैसे ये शब्द संविधान में लिखा हुआ है, तो पागल नहीं होना चाहिए, पागल आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। भिखारी लड़ लेगा, भिखारी के लिए दिक्कत नहीं, लेकिन पागल के लिए है यहाँ पर प्रतिबंध की, पागल चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इसमें साहब कैसे मानेंगे कि ये पागल है कि नहीं है? इसका मापदंड क्या होगा? कैसे साबित करेगा कोई आदमी कि मैं पागल नहीं हूं या पागल हूं, या दूसरे जैसे कोई शिकायत कर रहे हैं तो साबित कैसे करेंगे? इसमें भी वही प्रावधान है, कोर्ट द्वारा घोषित होना चाहिए। कोर्ट डॉक्टर के आधार पर, प्रमाण पत्र के आधार पर घोषित करता है। समझे? दोनों में क्या कंडीशन है? कोर्ट द्वारा पागल घोषित नहीं होना चाहिए, वही चुनाव लड़ेगा। एक निर्वाचक सूची में नाम हो, वोटर लिस्ट, निर्वाचक सूची का निर्वाचक का मतलब होता है मतदाता, यानी निर्वाचक सूची कहो या मतदाता सूची कहो या वोटर लिस्ट कहो, एक ही बात है, में उसका नाम होना चाहिए। समझे आप? उसका नाम उस निर्वाचक सूची में होना चाहिए। अब आप कहोगे साहब निर्वाचक सूची में होना तो चाहिए, ये तो हम ही जानते हैं, आप जानते हो, मुझे मालूम है, लेकिन आप ये नहीं जानते और शायद किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा कि इसमें नियम क्या है, कौन सी निर्वाचक सूची में होना चाहिए। आप कहोगे लोकसभा निर्वाचक सूची में, जो देखो विधानसभा की निर्वाचक सूची अलग होती है, लोकसभा की अलग होती है, ग्राम पंचायत की अलग होती है। तो इतना तो आप जानते हो कि लोकसभा का चुनाव हो रहा था, लोकसभा वाली जो निर्वाचक सूची है उसमें नाम
वोटर लिस्ट में नाम उसका होना चाहिए। लेकिन कहां होना चाहिए? आपको मालूम है 2014 का जो 16वीं लोकसभा का चुनाव आता, नरेंद्र मोदी ने चुनाव कहां से लड़ा? एक चुनाव लड़ा उन्होंने कहां से? वाराणसी उत्तर प्रदेश से। दूसरा चुनाव लड़ा उन्होंने वडोदरा गुजरात से। 2 लोकसभा क्षेत्रों से लड़ा ना, लेकिन उन्होंने वोट कहां डाला मालूम है आपको? अहमदाबाद में, जो इन दोनों में नहीं आता। अहमदाबाद गुजरात, तो अहमदाबाद तो इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्र से अलग एक दूसरा तीसरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो उन्होंने वोट वहां डाला। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा वहां उनका नाम ही नहीं था, वरना वो अहमदाबाद क्या करने जाते वोट देने? वो वडोदरा जाते या वाराणसी जाते। तो नियम क्या है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसका नाम भारत के किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची या वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो चुनाव कहां से लड़ रहा है, यानी जहां से चुनाव लड़ रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र की सूची में नाम होना जरूरी नहीं है। उस राज्य के निर्वाचन क्षेत्र के किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सूची में भी नाम दर्ज होना जरूरी नहीं है। यानी क्या कह रहा हूं मैं, जो 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है अभी भारत में आज की तारीख में, इन 543 में से कहीं हो उसका नाम, है ना, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। यानी जैसे नरेंद्र मोदी ने लड़ा ना, नाम उनका था अहमदाबाद में और चुनाव लड़ दिया कहां से भी? वाराणसी। 17वीं लोकसभा में वाराणसी से लड़ा उन्होंने, और वोट देने कहां गए? अहमदाबाद गए। तो यानी क्या समझे आप, आदमी का चाहे लद्दाख लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है नाम, वो चुनाव कहां से? मद्रास से, चेन्नई से भी लड़ सकता है। समझे? इस बात का कोई प्रतिबंध नहीं है कि वहीं होना चाहिए, उस राज्य में होना चाहिए। एकदम से बहुत बारीक बात बताई मैंने आपको, ये आप क्लियर हो जाना है यहां। अब चलेंगे आगे, अन्य योग्यताएं जो संसद निर्धारित करे। अब इसमें अन्य योग्यताएं, अब इसके अलावा भी कोई और योग्यता है जो संसद निर्धारित कर सकती है। जैसे मान लो संसद ये निर्धारित कर दे कि चलो ऐसा करते हैं, सांसद का चुनाव वही लड़ेगा जिसके 2 से अधिक संतान नहीं होगी। तो ये नियम कौन? संसद ही कर सकती है। कहने का आशय क्या, ये पावर संसद को है, राष्ट्रपति को नहीं है, विधानसभा को नहीं है, या चुनाव आयोग को नहीं है कि ऐसा नियम बना दे कि कोई चुनाव लड़ सकता है। समझे आप? यानी इनकी कोई और दूसरी योग्यता भी निर्धारित करनी तो कौन करेगा? संसद करेगी। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर ये कानून बनाएंगे। कानून बनने के बाद ही फिर वो योग्यता उसमें लागू होगी। समझ गए आप? तो ये योग्यताएं हैं उस व्यक्ति के लिए जो लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। अब एक बात यहां समझ लीजिएगा कि एक व्यक्ति अधिकतम कितने स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? क्या नियम है इस मामले में? तो नियम क्या है? अधिकतम 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। अभी जैसे आप बात करेंगे 17वीं लोकसभा 2019 आम चुनाव हुए थे ना लोकसभा के, उसमें क्या हुआ था? जो ये राहुल गांधी है, कहां से लड़ा इन्होंने चुनाव? अमेठी उत्तर प्रदेश से। और एक चुनाव लड़ा वायनाड केरल से। वायनाड वो शहर है जो, वैसे अपने लिए तो महत्व ये है कि वायनाड में कालीकट बंदरगाह स्थित है, और कालीकट वो बंदरगाह है जहां वास्को डिगामा उतरा था, तो अभी कोझिकोड के नाम से जाना जाता है वो। तो वही वायनाड जो राहुल गांधी का भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसी में पड़ता है। तो एक इन्होंने केरल में वायनाड से लड़ा, एक लड़ा अमेठी से। अब आप कहोगे कि साहब 2 से लड़ दिया, फिर ज्यादा से भी लड़ सकते हैं। 1996 से पहले क्या नियम था? 2 से कितना ही लड़ सकते थे, एक जना 3 से 4 से 5 से कहीं से लड़ सकता था, कितने से ही। तो फिर 1996 में एक नियम बना दिया गया कि अधिकतम 2 स्थानों से लड़ सकता है, और जैसे दोनों से ही जीत जाता है तो फिर 1 महीने के अंदर अंदर एक सीट को खाली करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं तो 2 से सांसद बना रहूंगा वहां से, सांसद तो वो एक से ही रहेगा, एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व करेगा लोकसभा में, लेकिन वो चुनाव 2 से लड़ सकता है। अब जैसे राहुल गांधी के मामले में देखिए आप, तो अभी 2019 के चुनाव में वो वायनाड से जीते थे और अमेठी से हार गए, तो हार गए तो एक से जीते, इट मींस उसमें कोई इस्तीफा देने वाली जैसी कोई स्थिति बनी नहीं भाई, वो तो आई उनके पास सीट ही एक ही। लेकिन आप नरेंद्र मोदी की बात करें 2014 में, उन्होंने वडोदरा से भी चुनाव जीत लिया, वाराणसी से भी चुनाव जीत लिया, तो बाद में क्या फैसला लिया? चलो ऐसा करता हूं, मैं वडोदरा से इस्तीफा दे देता हूं। तो इसमें नियम क्या है? रिजल्ट जो घोषित होता है इसका लोकसभा का, उसके 1 महीने के अंदर अंदर एक सीट खाली करनी होती है।
समझ गए आप? तो ये ध्यान में रखेंगे, एक व्यक्ति अधिकतम 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है, 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से, कहीं से भी। दोनों ही अड़ाके भी हो सकते हैं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, दोनों एक राज्य में भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग राज्यों में भी हो सकते हैं। अच्छा, आगे चलेंगे। अब सब बन गए, जैसे चुनाव लड़ दिया, जीत गए। एक आपको यहाँ फैक्ट लिखना भूल गए हम, जरा इसको और क्लियर कर देते हैं कि सांसद का मतलब क्या होता है, इसको समझो आप। सांसद है ना, इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं एमपी शॉर्ट में, और वैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में कहेंगे संसद सदस्य। मैं यहां पे आपको सांसद की परिभाषा बता रहा हूं कि सांसद का मतलब क्या होता है। सांसद को संसद सदस्य, हिंदी में तो नाम होता है संसद सदस्य, इंग्लिश में कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और शॉर्ट में जो बोलचाल की भाषा में आम पब्लिक जो हिंदुस्तान की कहती है वो कहती है एमपी। तो साहब ये एमपी है। अच्छा, कि जयपुर से एमपी कौन है, ऐसे बोलते हैं ना, तो एमपी कहा जाता है सांसद को, यानी संसद सदस्य। अब आप जानते हैं कि संसद का मतलब तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो राष्ट्रपति का कोई मेंबर होता नहीं है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर को संसद कहेंगे, सांसद कहेंगे। क्या समझे आप? ऐसा नहीं केवल लोकसभा के सदस्यों को ही सांसद कहेंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर क्या कहलाते हैं, सांसद, क्योंकि दोनों ही क्या है, संसद। तो कोई व्यक्ति सांसद बनने के लिए लोकसभा का मेंबर भी बन सकता है या राज्यसभा का मेंबर भी बन सकता है, ध्यान रखेंगे इसको। यानी सांसद की ये परिभाषा हो गई, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का, किसी भी सदन का वो सदस्य हो सकता है, सांसद कहलाएगा। तो यहां अब सांसद बना दिया आपने। अब इसको क्या है, सांसद बनने के बाद शपथ लेनी होती है वहां, और शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है। शपथ का मतलब ये होता है कि उसमें इनकी सामान्य से शपथ होती है सांसद की। क्या होती है कि जैसे कि मैं देश की एकता और अक्षुण्णता, उसकी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा, या जैसे मैं संविधान के प्रति निष्ठा रहूंगा, इस तरह की जनरल होती है उसमें कि मेरे कार्यकाल के दौरान वो 5 साल जब तक वो सांसद रहेंगे तब तक वो शपथ लागू होती है उनपे कि संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जो संविधान में जो कुछ लिखा है 1 से लेकर 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, परिशिष्ट है, इनमें कहीं कोई बात लिखी, प्रस्तावना में कहीं कोई बात लिखी, उनका मैं उल्लंघन नहीं करूंगा। इस बात की शपथ दिलाते हैं कि आपको कम से कम पहली बात तो ये ध्यान में रखनी होगी कि संविधान में कोई चीज लिखी उसको कहीं वॉयलेट नहीं करोगे, उसका उल्लंघन नहीं करोगे। तो एक तो इस बात की शपथ होती है, एक क्या कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाता हो। ऐसा नहीं कोई सांप्रदायिक दंगे फैला दे, लोगों को भड़का दे, क्योंकि भारत इस बीमारी से बहुत पुराना पेशेंट है इस बीमारी का। कौन सी का? सांप्रदायिकता, अखंडता, एकता, अखंडता बनाए रखना जरूरी है देश को, क्योंकि पहले ही खूब टुकड़े हो चुके हैं। पाकिस्तान का जो अलग देश बना, पाकिस्तान, भारत का विभाजन हुआ, वो त्रासदी आज भी हम उसको भारतीय जो नेता आज भी उसको भूल मानते हैं, जैसे कि भाई दोनों देशों के जो उस समय कर्ता धर्ता थे उन्होंने अच्छा डिसीजन नहीं लिया है अलग अलग राष्ट्र बनाने का। तो क्या समझे, इसलिए भारत में अखंडता का बड़ा ध्यान रखा जाता है, एकता अखंडता का, समझे ना। तो ये बात हो गई। अखंडता का मतलब होता है कि भारत का कोई टुकड़ा भारत से अलग नहीं होगा, और एकता का मतलब होता है कि लोगों में एक होने का भाव रहेगा, आपस में लड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि वो तो साहब उस जाति के, वो सब मुसलमान है मैं हिंदू हूं, ऐसा नहीं, वो तो गरीब है मैं अमीर हूं, ऐसा नहीं, या वो तो मद्रासी है मैं बिहारी हूं, ऐसा इस तरह की भावना नहीं होगी। उसे कहते हैं एकता। सब एक रहेंगे, अपने आप को एक दूसरे के, सबको एक दूसरे मतलब समान मानेंगे, समझे ना। एकता का मतलब ये होता है, अखंडता का मतलब अलग नहीं होना भारत से कोई टुकड़ा। ऐसा काम वो नहीं करेगा हम सांसद, समझ गए। ऐसी शपथ उसको दिलाई जाती है। शपथ, अब आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, यहाँ आपके एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार आपको इन सब चीजों में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है,
तो राष्ट्रपति तो नहीं दिलाता है। यहाँ वैसे प्रैक्टिकल में कौन दिलाता है? जब चुनाव होते हैं तो पहली बार लोकसभा की जब बैठक होती है तो पहले दिन काम यही होता है, शपथ वाला। तो वहां एक प्रोटेम स्पीकर होता है, अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष को तो दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ये व्यक्ति कौन होगा? ये भी सांसद होता है। तो ये जनरली जो वरिष्ठतम व्यक्ति होता है, जो कई बार जीत के आया वहां, तो उसको क्या करते हैं? उसको तो शपथ दिला देंगे राष्ट्रपति, फिर बाकी 542 जो आदमी रहे उनको शपथ दिला देगा वो व्यक्ति, उसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। आगे पढ़ाएंगे आपको अध्यक्ष के बारे में। तो ये शपथ है। अच्छा, कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल 5 वर्ष। कितना कार्यकाल हुआ? 5 साल। अब आप कहोगे साहब ये तो हम भी जानते हैं कि लोकसभा कार्यकाल 5 साल होता है ना, लेकिन एग्जाम में भी ये चीज नहीं पूछी जाएगी कि 5 साल होता है, 7 साल होता है, 4 साल होता है। वहां क्या चीज पूछी जाती है कि ये कब से काउंट होगी अवधि? 5 साल कब से गिने जाएंगे? जब चुनाव में फॉर्म भरा उस दिन से, चुनाव हुआ उस दिन से, रिजल्ट आया उस दिन से, या बैठक हुई लोकसभा की उस दिन से। तो नियम क्या है? जिस दिन लोकसभा की पहली बैठक होगी, शपथ ग्रहण समारोह जब होता है, उस दिन से 5 साल की अवधि गिनी जाएगी। और 5 साल जो ही पूरे होंगे स्वतः ही भंग मानी जाती है। वो सांसद स्वतः ही क्या हो जाता है? सामान्य आदमी माना जाता है, सामान्य आदमी बन जाता है। कोई अलग से ऑर्डर जारी करने की जरूरत नहीं होती किसी को। राष्ट्रपति जी या लोकसभा अध्यक्ष कोई ऑर्डर नहीं करते कि आज से आप सांसद नहीं रहे। वो स्वतः ही नियम बना हुआ है। 5 साल जो ही पूरा होगा वह क्या माना जाएगा? सामान्य इंसान बन जाएगा, सांसद नहीं रहेगा। यानी 5 साल इसकी अवधि होती है। लेकिन यहां जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि पहली बैठक से लेकर गिनी जाएगी अवधि। अच्छा, तो फिर इसमें क्या नियम आ गए कि समय से पहले भी इसको ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए बन गई तो बस अब तो बस 5 साल से पहले हम तो सांसद हट ही नहीं सकते, हमारे कोई नहीं हटा सकता। 5 साल से पहले भी ये जो लोकसभा में सांसद की अयोग्यता वाला मामला है वो जब आपको राज्यसभा पढ़ा देंगे तो उसमें अलग से बताएंगे। फिर एक साथ ही दोनों के बारे में बताएंगे कि सांसद अपने पद से बर्खास्त कैसे होता है। तो वो उस समय चर्चा करेंगे, दोनों की एक साथ जब राज्यसभा पढ़ चुके होंगे अपन। तो अब पहले यहां ये बात कर रहे हैं कि इस लोकसभा का, पूरी लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल तो हो गया। फिर क्या आगे समय से पहले ही राष्ट्रपति भंग कर सकता है इसको, लेकिन इसको समय से पहले ही राष्ट्रपति भंग कर सकता है। भंग करने का मतलब होता है लोकसभा को समाप्त कर देना। चलो घर जाओ आप सब 543 आदमी, अब आज से आप सामान्य आदमी हो, कोई लोकसभा नहीं, कोई सांसद नहीं, ऐसी घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। वैसे जनरली प्रधानमंत्री की सिफारिश पे करते हैं राष्ट्रपति लोग। भारत में कई बार हुआ है लोकसभाएं भंग हुई है। जैसे अपन बात करें, भारत में सबसे छोटी लोकसभा 12वीं लोकसभा मानी जाती है, जो मार्च 98 से इसका कार्यकाल था अप्रैल 99, लगभग 1 साल। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो वो वहां पे बहुमत की समस्या आ गई, उनके सामने बहुमत नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, फिर उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे KR नारायणन। तो उनसे कहकर क्या कहा उन्होंने कि ऐसा करो आप तो लोकसभा को भंग कर दो। तो उन्होंने लोकसभा भंग कर दी। इसका परिणाम क्या हुआ? वापस चुनाव आ गया, साल भर में इंडिया में चुनाव आ गया। तो क्या कहते हैं इसको? लोकसभा को समय से पूर्व भंग करना। ये पावर किसके पास? ये ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। ऐसा नहीं कि राज्यसभा के पास या उपराष्ट्रपति के पास या लोकसभा अध्यक्ष के पास या प्रधानमंत्री के पास, सिर्फ और सिर्फ पावर होता है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति वैसे, ध्यान रखना मेरे स्टेटमेंट को क्या बोल रहा हूं, वैसे ज्यादातर मामलों में प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार ही करते हैं काम। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो ये जो भंग करने वाला मामला है इसमें जरूरी नहीं कि वो प्रधानमंत्री की सिफारिश माने ही सही। अगर उनको लगता है कि ये से कोई दूसरी पार्टी है वो सरकार बना सकती है, उनके पास ज्यादा बहुमत है इनसे, जो अभी प्रधानमंत्री है, तो वो उस प्रधानमंत्री की सिफारिश नहीं मानेगी कि तुम्हारे पास तो बहुमत नहीं है इसलिए तुम कह रहे हो कि चुनाव करा दो, ताकि तुम्हारे को आपके चुनाव में ऐसा लग रहा है कि भाई बहुमत ले आएंगे और अपन प्रधानमंत्री बने रह जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, वो देखते हैं राष्ट्रपति इस मामले में कि ऐसा नहीं कि किसी दूसरी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत हो, तो फिर वो चुनाव नहीं कराते, क्योंकि चुनाव कराने से देश को आर्थिक नुकसान बहुत होता है। तो क्या करते हैं, चुनाव नहीं कराकर फिर दूसरी पार्टी का जो लीडर होता है उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं, कह देते हैं कि चलो आप अपने सरकार बनाओ और 15 दिन में आप अपना बहुमत साबित करो। 15 दिन, 1 महीना, 10 दिन, 5 दिन जो भी देते हैं वो अवधि राष्ट्रपति जी के वो विवेक पर वो कितने देते हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे, यहाँ याद रखने वाली बात ये कि राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं समय से पहले, समझ गए। तो क्या जब समय से पहले समाप्त कर सकते हैं तो बढ़ाया भी जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। ये जो मैंने आपको बताया ना 5 साल की अवधि, ये बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन कब,
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा अगर कर दे, कौन करता है घोषणा? राष्ट्रपति। आपात की घोषणा तो राष्ट्रपति करेंगे। जैसे कि आपको राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में पढ़ाएंगे, तो वो क्या होता है कि युद्ध, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाए, या दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर दे, जैसे चीन अटैक कर दे, या अपने देश के अंदर ही कोई विद्रोह हो जाए, मान लीजिए नक्सली विद्रोह कर देते हैं, तो बड़ा विद्रोह हो जाता है, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। अब इसमें क्या होता है कि मान लो राष्ट्रीय आपात लागू हो रखा है, इधर संसद इसके लोकसभा के 5 साल पूरे हो गए, तो क्या होगा? इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उस वक्त अगर चाहे तो क्या, चूंकि चुनाव कराना संभव नहीं हो, तो अगर इधर तो युद्ध चल रहा है भारत चीन के बीच में, चुनाव कैसे कराएं? तो फिर इसमें प्रावधान क्या रखा गया संविधान में कि ऐसी स्थिति में, यानी जब ऐसी राष्ट्रीय आपात लागू होता हो, तो संसद क्या कर सकती है? संसद इसके कार्यकाल को बढ़ा सकती है, और एक बार में 1 साल बढ़ा सकती है। फिर वापस बढ़ाना हो तो 1 साल बाद फिर वापस 1 साल के लिए बढ़ा देगी, फिर और बढ़ाना हो तो फिर 1 साल के लिए बढ़ा देगी। यानी जैसे 3 साल बढ़ाना है तो एक बार में 3 साल नहीं बढ़ा देंगे, वो टुकड़ों में बढ़ेगा, 1-1 साल के लिए बढ़ाएंगे। और ये पावर, सबसे बड़ी बात है कि पावर किसके पास है? संसद के पास, यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों ही मिलकर बढ़ाते हैं। अकेला राष्ट्रपति नहीं बढ़ा सकता, प्रधानमंत्री नहीं बढ़ा सकता, लोकसभा अध्यक्ष नहीं बढ़ा सकता, ये लोकसभा खुद अकेली यही नहीं बढ़ा सकती, ध्यान रखेंगे इसका। तो इसका जो लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। किस कंडीशन में? कि जब इसका कार्यकाल पूरा हो रहा हो और उधर राष्ट्रीय आपात लागू हो रखा हो, चुनाव नहीं कराया जाना संभव नहीं हो, तो फिर संसद उसको कार्यकाल को बढ़ा देगी एक बार में 1 साल। आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं। 5वीं लोकसभा भारत की अब तक की सबसे लंबी अवधि की लोकसभा कहलाती है, क्योंकि इस समय क्या हुआ था भारत में, जैसे ये बनी थी 5वीं लोकसभा 1971 में, तो 71 से 76 तक इसका कार्यकाल था, तो 76 में वापस चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। कारण क्या हुआ? राष्ट्रीय आपात लागू हो रखा था देश में उस वक्त, तो राष्ट्रीय आपात लागू था ना, फिर संसद ने क्या किया? इस लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया, तो फिर 77 तक चली, समझे आप? 77 तक ये चली, और राष्ट्रीय आपात खत्म होने के बाद ही ये लोकसभा का कार्यकाल खत्म हुआ। तो उस समय राष्ट्रीय, अभी भारत में उस समय बढ़ाया गया इसका कार्यकाल, तो याद रखेंगे आपात जो इमरजेंसी लगी थी 1977 में, 76-77 में, तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था 1 साल, और ये अब तक की सबसे लंबी अवधि की लोकसभा कहलाती है भारत में, 5वीं लोकसभा, जो 1971 से 77 के बीच में रही इसकी अवधि, याद रखेंगे। अच्छा, आगे चलेंगे। हमने ये बता ही दिया आपको, समय से पूर्व भंग कर सकता है, और सबसे कम अवधि की वो जो 12वीं बताइए आपको। अच्छा, आगे चलेंगे। अधिवेशन या सत्र, कार्यकाल की बात हो रही है, अधिवेशन या सत्र, थोड़ा ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि अधिवेशन क्या होता है, सत्र क्या होता है, बैठक क्या होती है। देखिए, बैठक, एक तो शब्द है बैठक। बैठक का मतलब होता है ये जो सदस्य है ना लोकसभा के, इनका एक साथ एक जगह बैठना, वो बैठक कहलाती है। कहां बैठते हैं? संसद भवन, नई दिल्ली, जो लोकसभा वाला पोर्शन है उसमें, लोकसभा का जो कक्ष है उसमें, बताया ना आपको, यहाँ पिछले वीडियो में बताया हमने संसद की संरचना कैसी है, उसमें एक तरफ लोकसभा एक तरफ राज्यसभा। तो जो एक तरफ लोकसभा के लिए स्थान निर्धारित है, वहां संसद के सदस्य, इसके लोकसभा के सदस्य बैठते हैं। उस एक दिन के बैठने को कहते हैं बैठक। कि जैसे 5 तारीख की बैठक, 10 तारीख की बैठक, 11 तारीख की बैठक, 12 तारीख की बैठक, 13 तारीख की बैठक, ये तो बैठक हो गई। लेकिन अधिवेशन क्या होता है या सत्र क्या होता है? कई बैठकों के समूह को अधिवेशन कहते हैं, सत्र कहते हैं, सेशन कहते हैं, समझे आप? कई बैठकों के समूह को कैसे है? अब ये 3 ऐसे अधिवेशन होते हैं साल भर में, हालांकि संविधान में कहीं लिखा नहीं, लेकिन ये 3 अधिवेशन परिपाटी है हिंदुस्तान में। जब से आजाद हुआ देश, जब से नया संविधान लागू हुआ अपना, तब से ये परिपाटी है कि 3 अधिवेशन होते हैं। पहला अधिवेशन होता है साल का, वो बजट अधिवेशन कहलाता है, जो फरवरी से लेकर मई तक चलता है। दूसरा अधिवेशन होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक, जिसको कहते हैं मानसून सत्र, मानसून अधिवेशन, उसको कहते हैं बजट सत्र या बजट अधिवेशन। और एक होता है शीतकालीन सत्र या शीतकालीन अधिवेशन, जो नवंबर से लेकर मिड दिसंबर तक चलता है। ये लगभग सबसे छोटा यही है, 1-1.5 महीने चलता है। तो अब क्या समझिए आप, मान लो
फरवरी से लेकर मई तक, है ना। बजट सत्र इसलिए कहते हैं कि फरवरी में बजट पास होता है, संसद द्वारा बजट पारित किया जाता है, तो इसलिए बजट सत्र। क्योंकि अभी क्या है नियम, 1 फरवरी मतलब फरवरी के पहले कार्य दिवस को बजट पेश किया जाता है। पहला कार्य दिवस होता है ना, उस दिन ही लोकसभा की बैठक होगी, राज्यसभा की भी होगी, तो लोकसभा की बैठक होती है। तो अब ये बैठक में थोड़ा अधिवेशन में आप फर्क समझ लें कि बैठक का मतलब होता है एक दिन के बैठने को कहते हैं बैठक, और कई बैठकों के समूह को कहते हैं अधिवेशन या सत्र। मान लो अब अपन बात करें बजट अधिवेशन या बजट सत्र की, तो ये इसमें मैंने क्या कहा, कई बैठकों का समूह होता है। तो बजट सत्र में कई बैठकें हुई, जैसे मान लो 1 फरवरी से लेकर ये बैठक हो रही है, मान लो 30 मई तक, है ना। तो ये हो गई लगभग आपके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने का हो गया ना, 4 महीने बैठकें चली। अब इसमें क्या होता है कि लोकसभा में शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है, प्लस जैसे बाकी अपने ये सरकारी नौकरी वालों को जो छुट्टियां रहती है सरकारी कार्यालयों में, वो छुट्टियां भी यहाँ रहती है। जैसे कोई राष्ट्रीय दिवस है, कोई त्योहार वगैरह, दीपावली वगैरह, होली वगैरह, ये ईद वगैरह, ये त्योहार, इनमें भी छुट्टियां रहती है। तो ये माइनस कर दो तो 4 महीने की है ना, तो ये मान लो कम से कम बैठक हुई होगी यहाँ पे 100 दिन की बैठक मान लो आप, है ना, 100 दिन बैठक हुई होगी। तो 100 तो बैठकें हो गई इस सत्र के दौरान, यानी ये जो बजट सत्र है ना, इसमें बैठकें तो है 100 तो बैठकें हो गई लगभग, अपन मान रहे हैं अनुमान के आधार पे। और सत्र हो गया 1 और अधिवेशन हो गया 1, अधिवेशन को या सत्र को, तो हम क्या कहेंगे, बजट अधिवेशन में 100 बैठकें हुई लोकसभा की। तो बैठक और अधिवेशन में ये फर्क होता है, समझे आप या नहीं समझे? समझ गए? तो ये आपकी हो गई। ऐसे ही ये होता है जैसे मानसून सत्र है, तो मानसून सत्र में जुलाई से बैठकें शुरू हो जाती है, तो वो चलती रहती है सितंबर तक। शीतकालीन सत्र में नवंबर से बैठकें शुरू होती है, तो वो दिसंबर तक बैठकें चलती रहती है। और इसमें इसको ध्यान में रखेंगे, अभी आपको जब ये लोकसभा स्पीकर के बारे में पढ़ाएंगे तो इसमें आपको और क्लियर कर देंगे कि बैठकों में जो बैठक होती है उसको स्थगित करने का पावर होता है किसके पास? लोकसभा अध्यक्ष के पास, स्पीकर के पास। ओम बिरला, कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के राजस्थान से सांसद है ना, वो जैसे अध्यक्ष है। तो अभी जैसे किसी बैठक को स्थगित कर रहा है, आज चल रही बैठक, जैसे बैठक चल रही है, आज चलते चलते हंगामा हो गया, सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई, 3 बजे तक चली, या मान लो 12 बजे तक चली, हंगामा हो गया, तो फिर अध्यक्ष महोदय क्या करते हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि 3 बजे तक बैठक स्थगित करते हैं। तो स्थगित करने का पावर इनके पास है। या ज्यादा मामला बढ़ रहा हो तो वो कह देते हैं कि चलो अभी 2 दिन तक बैठक स्थगित की जाती है। या वो तारीख है, जैसे आज बैठक चल रही है ना 20 मई को, तो वो कहेंगे आगामी 23 मई तक बैठक स्थगित की जाती है, 24 मई को वापस शुरू होगी। ये बैठकें स्थगित करने का पावर होता है किसके पास? लोकसभा अध्यक्ष के पास। लेकिन यहां क्या लिखा है? राष्ट्रपति बुलाता या समाप्त करता है अधिवेशन। जिसे अधिवेशन बुलाना, बजट सत्र, बजट अधिवेशन शुरू होना है, तो बुलाएगा कौन? घोषणा कौन करता है? सांसदों को जो लेटर जाता है उसके साइन किसके होते हैं? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं उसमें कि बाकी संसद का बजट सत्र 1 फरवरी से बुलाया जाता है। ठीक है, 15 दिन पहले घोषणा कर देंगे, सभी सांसदों को सूचना चली जाएगी, लोकसभा सदस्यों को, कि 1 फरवरी से संसद का ही होता है, वैसे वो राज्यसभा का भी होता है साथ में। तो क्या कहेंगे वो कि लोकसभा का जो अधिवेशन है वो 1 तारीख से शुरू हो रहा है, सबको वहां चलना है 1 तारीख को, और फिर बैठ के चलेगी लंबी मई तक। तो समझे, अधिवेशन या सत्र बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुला के छोड़ दिया। अब बीच में कभी लपड़े तपड़े होते हैं, हंगामा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो क्या होता है कि 1-2 दिन 4-5 दिन के लिए मान लीजिए, या कुछ घंटों के लिए स्थगित करनी होती है। स्थगित करने का मतलब समझते हो ना, कुछ समय के लिए उसको रोक देना कार्य, उसको कहते हैं स्थगित। तो ये काम कौन करता है? अध्यक्ष लोकसभा का। लेकिन जब सत्र को समाप्त करना होगा, अब बैठकें नहीं होनी है। 30 मई को लास्ट बैठक थी ना, जो 1 फरवरी को पहली बैठक हुई, उससे पहले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले किसने घोषणा की? राष्ट्रपति ने की 1 फरवरी से संसद का या लोकसभा का बजट सत्र प्रारंभ होगा, तो घोषणा राष्ट्रपति ने की। अब 30 मई तक बैठकें चलनी है, तो राष्ट्रपति जी घोषणा करेंगे कि 1 जून से
या 30 मई को शाम को 5 बजे लोकसभा का सत्र, जो बजट सत्र है वो समाप्त हो जाएगा। पहले 2-4 दिन पहले घोषणा कर देते हैं वो कि ये संसद का बजट सत्र समाप्त हो जाएगा, इसका लोकसभा का बजट सत्र या बजट अधिवेशन 30 मई को समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद फिर बैठकें नहीं होगी, फिर तो बैठक होगी वापस मानसून सीजन, यानी कब, जुलाई में होगी। 1-1.5 महीने बाद, जब भी जुलाई की तारीख तब होती है, 15 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई। तो समझे, यानी सत्र बुलाता भी राष्ट्रपति है, समाप्त भी राष्ट्रपति करता है। सत्र का मतलब ये पूरी अवधि 1 फरवरी से लेकर 30 मई के बीच की। और यदि बैठक को स्थगित करना है, एक दिन की बैठक कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो वो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसको ध्यान में रखेंगे। वैसे हम आपको जब इसको बताएंगे अध्यक्ष के बारे में तो और इसकी चर्चा कर लेंगे। अच्छा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपने को एकदम याद रखना है इस अधिवेशन, सत्र या बैठकों के माध्यम के लिए, वो क्या रखना है कि 2 बैठकों के मध्य 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बैठक हो गई, अब साल भर तक बैठक ही नहीं बुलाते, कौन सी बीमारी, रोज ही हल्ला मचाते, सांसद वहां कुर्सियां तोड़ते हैं, माथाफोड़ होती है। तो ऐसे नहीं हो सकता है, बैठक तो बुलानी पड़ेगी, संसद का सत्र तो बुलाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, ये जो बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, संविधान में कहीं लिखा नहीं है, परिपाटी है। संविधान में तो एक लाइन लिखी हुई है, क्या, कि 2 बैठकें जो होती है ना लोकसभा की, उन 2 बैठकों के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीने से कम का अंतर होना चाहिए। यानी क्या हुआ, लगभग ये मानोगे 180 दिन का अंतर नहीं होना चाहिए, अंतर 180 से कम दिनों का होना चाहिए। यानी जो मान लो पहली बैठक हो रही है, जिसे अंतिम बैठक हुई, ये हुई 30 मई तक, 1 फरवरी से 30 मई तक हो गई ना, 30 मई को लास्ट बैठक हो रही है, 30 मई को लास्ट बैठक हो रही है। मान लो आप 2020, डिटेल से आपको बताते हैं अभी। लास्ट बैठक हो रही है 30 मई को, 30/5 मान लीजिए 2020 ही है ना। तो संविधान की जो ये लाइन लिखी हुई संविधान के अंतर्गत, इसका अर्थ क्या है जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। मान लो 30 मई को लास्ट बैठक हुई और ये बैठक स्टार्ट हुई थी 1 फरवरी 2020 को, बजट पारित करने का सारा काम हो गई थी, बैठक चली थी, यानी बजट सत्र चला 1 फरवरी 2020 से 30 मई 2020। अब मान लो ऐसा होता है कि 30 मई है ना, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब दूसरी बैठक बुलाते हैं वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो मान लो दूसरी बैठक बुलाते हैं 15/12/2020 को। तो कितना गैप हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 6 महीने, 6.5 महीने हो गए। तो ये संविधान के इस नियम का उल्लंघन हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, 15 दिसंबर को नहीं, उससे पहले ही। तो 30 मान लो 6 महीने हो रहे हैं ना, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 नवंबर को हो रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, 29 नवंबर को ही बैठक बुलानी पड़ेगी, 15 दिसंबर को नहीं, 29 नवंबर 2020 को ही बुलानी पड़ेगी बैठक। समझे आप, 30 को नहीं बुला सकते, 30 से पहले ही बुलानी पड़ेगी। 30 को तो 6 महीने हो रहे हैं, देखा क्या, 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी 5 महीने और 29 दिन का अंतराल हो सकता है, लेकिन 5 महीने 30 दिन का अंतराल नहीं होगा। समझे आप, ये संविधान में लिखा है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये तो परिपाटी है। तो अपने को यहां एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना, आपके एग्जाम में क्या आएगा कि 2 बैठकों के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लास्ट बैठक और आगे जो फर्स्ट बैठक होगी, या यूं कह सकते हैं कि पहला जो अधिवेशन हुआ उसकी लास्ट बैठक, पहला अधिवेशन हुआ ना बजट सत्र, और उसकी लास्ट बैठक और आगामी अधिवेशन की फर्स्ट बैठक। मान लो आगामी अधिवेशन ये है शीतकालीन सत्र, इन्होंने क्या किया, शीतकालीन सत्र है ये जो चलना है 29 नवंबर से 29 दिसंबर तक, है ना। तो ये जो एक सत्र ये हो गया, एक सत्र ये हो गया, तो पहले सत्र की आखिरी तारीख 30 मई,
और दूसरे सत्र की पहली तारीख के बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। ये नहीं है ना अंतर, देख लो आप, 6 महीने से कम का अंतर है ना दोनों में, तो इससे पहले ही बुलानी पड़ेगी, यानी 30 नवंबर से पहले बुलानी है। आप 29 नवंबर को बुलाओ, 20 नवंबर को बुलाओ, 20 अक्टूबर को बुलाओ, 20 सितंबर को बुलाओ, वो आपकी व्यवस्था कब बुलाते हो, लेकिन 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। पहले सत्र की आखिरी तारीख और पहले सत्र की आखिरी मीटिंग बैठक और दूसरे सत्र की या आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच में, ये याद रखेंगे इसको। वैसे ये लाइन याद रखनी है, मैंने आपको समझाने के लिए यहां बता दिया है, तो ये विशेष रूप से याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक बात आपको बता देते हैं, यहां शायद एक भ्रम होगा आपको कि ये जो, जैसे मान लो अपन बात करते हैं बजट सत्र की, कोई सा भी सत्र ले लो आप, मानसून ले लो, शीतकालीन ले लो, तो बजट सत्र जो है ना वो शुरू हो रहा है 1 फरवरी को और चल रहा है 30 मई तक, यानी पहली बैठक हो रही है 1 फरवरी को, लास्ट बैठक हो रही है 30 मई को। तो ऐसा नहीं कि 1 फरवरी से लेकर 30 मई के बीच में रेगुलर ही बैठकें हो रही है, लगातार बैठकें नहीं होती। जैसे मैंने क्या कहा आपसे, शनिवार रविवार की तो छुट्टी होती है, इसके अलावा बीच में कई कारणों से भी 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक का भी गैप हो जाता है, स्थगित हो जाती है, बैठकें होती नहीं है, 10 दिन कोई बैठक नहीं होती है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आ गया, त्योहार आ गया बड़ा, होली आ गई या और कोई त्योहार आ गया, तो अब जैसे होली है तो होली की 5 दिन 7 दिन 10 दिन की छुट्टी रखते हैं, समझ गए ना आप। तो फिर भी वो क्या है कि सत्र तब तक खत्म नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति जी घोषणा नहीं करेंगे। हो सकता है कि 1 फरवरी को स्टार्ट हुआ नहीं है, तो मान लो 2 मार्च से लेकर 13 मार्च तक छुट्टी आ रही, साहब होली आ गई या कुछ भी आ गया, 2 मार्च से लेकर 13 मार्च तक छुट्टी रही ना, तो ऐसा नहीं है कि साहब ये सत्र 2 मार्च को खत्म हो गया, सत्र नहीं, सत्र तो जब खत्म होगा जब राष्ट्रपति जी घोषणा करेंगे। अभी घोषणा नहीं की ना उन्होंने, घोषणा अगर 2 मार्च को कर देते हैं राष्ट्रपति जी का, इसका सत्र बजट सत्र समाप्त किया जाता है, तो सत्र यही खत्म माना जाएगा। लेकिन वो अभी राष्ट्रपति जी ने घोषणा नहीं की, केवल जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के उन्होंने ही स्थगित की है। 2 मार्च को घोषणा की उन्होंने शाम को कि अब आगामी बैठक 13 मार्च को होगी, 12 तक स्थगित रहेगी, तो स्थगित अध्यक्ष ने कर रखी, फिर राष्ट्रपति ने घोषणा नहीं की, इसलिए ये अवधि भी बजट सत्र की अवधि ही मानी जाएगी, उसमें शामिल की जाएगी। चाहे 10 दिन बीच में छुट्टी रहो, 5 दिन रहो, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने सत्र समाप्त करने की घोषणा नहीं की। वो जब घोषणा करते हैं तो ही सत्र समाप्त माना जाता है, वरना बीच में जो बैठकें नहीं होती है वो अध्यक्ष महोदय क्या करते हैं, स्थगित करते हैं।